खामोशी से तू मेहनत करते जा, खामोशी से तू मेहनत करते जा। अगर तेरे काबिलियत में दम है तो तेरी कामयाबी ही काफी है शोर मचाने के लिए। इसी लाइन के साथ मैं स्वागत करता हूं अपने सारे बच्चों का मेरे इस खूब प्यारे से चैनल में, नेहा कोचिंग क्लासेस में। और आज ये हम लोग का इलेक्ट्रोस्टैटिक का थर्ड लेक्चर है। इस लेक्चर में हम लोग कूलाम्स लॉ, जो कि प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिए थे, उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। और न्यूमेरिकल के साथ साथ आज हम अपना परमिटिविटी पढ़ेंगे, क्या होता है परमिटिविटी। और आफ्टर परमिटिविटी हम लोग पढ़ेंगे कि कूलाम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म और लिमिटेशन क्या होता है। तो ये हमारा थर्ड लेक्चर है। तो एक बार फिर से सब लोग कॉपी पेन निकाल लो यार, नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो और चलो स्टार्ट करते हैं। पढ़ते रहो यार, मेहनत करते रहो, इतनी मेहनत करो लाइफ में, इतनी मेहनत करो कि आपको सक्सेस किसी को बताना ही ना पड़े। आपकी मेहनत खुद आपकी सक्सेस के लिए शोर मचाएगी। बस इतनी मेहनत करो। तो चलो स्टार्ट करते हैं यार। कूलाम्स लॉ पढ़ लिया था। कूलाम्स लॉ से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा था कि F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहां पर K क्या पढ़े थे? K इज आवर कांस्टेंट विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K is constant which is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught and which is further equal to 9 into 10 to the power 9 चल नहीं रहा यार मार्कर एक भी। 9 into 10 to the power 9 and what about unit? That is Newton meter square per coulomb square. न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। हम लोग ये भी पढ़े थे यार कि ये जो एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट को कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और इस परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की जो वैल्यू होती है वो होती है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। कोई यूनिट पूछे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की, बताओगे कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। जस्ट उल्टा, के की वैल्यू का जस्ट अपोजिट, इनवर्स, आपको रेसिप्रोकल कर देना है, आपको यूनिट मिल जाएगी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये सारी चीजें तुम लोग को पढ़ा दिए थे। रही बात डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट परमिटिविटी की, तो परमिटिविटी तुम लोग को अभी बाद में पढ़ाएंगे, पहले हम कराएंगे कुछ न्यूमेरिकल्स। इससे पहले हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे न्यूमेरिकल किए, टाइम कैलकुलेट किए, और आज हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से आगे बढ़ेंगे, कूलाम्स लॉ पे कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले कूलाम्स लॉ से। फॉर्मूला सब लोग को लर्न हो गया होगा, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तुम लोग को बता देते हैं। पहली बात, जब भी आप कूलाम्स लॉ से फोर्स निकालोगे तो चार्ज के साथ जो भी साइन दी होगी वो आपको नहीं लेना है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये याद कर लो कि डोंट टेक साइन ऑफ चार्जेस इन न्यूमेरिकल। ठीक है, अभी याद रखना, ये मैं तुम लोग को अपने से रूल बता रहा हूं, किसी बुक में नहीं लिखा ये, नहीं ये कंपलसरी है कि आप साइन लो कि ना लो। ये मैं तुम लोग को अब तुम्हारे आसानी के लिए बता रहा हूं कि आप जब भी फोर्स से न्यूमेरिकल नहीं करना, फोर्स के लिए न्यूमेरिकल करना, केवल फोर्स के लिए बेटा, हमेशा नहीं, केवल अभी फोर्स के लिए, कूलाम्स लॉ के लिए बता रहे। तो कूलाम्स लॉ से जब भी न्यूमेरिकल करना तो साइन ना लेना, साइन ना लेना। क्यों नहीं लोगे, उसका मैं जुगाड़ बता रहा हूं तुम लोग को। अगर तुम्हारा फोर्स
पॉजिटिव साइन के साथ है। पॉजिटिव साइन मतलब तुम्हें दोनों चार्जेस या तो प्लस में दिए या तो दोनों चार्जेस माइनस में। मतलब इफ बोथ चार्जेस आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव, या तो दोनों चार्ज तुम्हारे बेटा पॉजिटिव हो, जैसे कि Q1 भी पॉजिटिव है, Q2 भी पॉजिटिव है, तो जो आंसर आएगा वो भी पॉजिटिव आएगा, तो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अब ये क्या है सर, ये तो समझ में नहीं आया बेटा। Q1 और Q2 दोनों प्लस में दिए हैं, दोनों प्लस में, तो इसका मतलब मान लो Q1 तुम्हें दिया है कि 3 कूलाम चार्ज और Q2 तुम्हें दिया है 5 कूलाम चार्ज। तो ये बताओ जब दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा? 5 3 जा 15। क्या 15 0 से बड़ा नहीं है? यही लिखे हैं कि दोनों चार्ज को मल्टीप्लाई करने पे हमेशा रिजल्ट 0 से बड़ा आएगा इफ बोथ द चार्जेस आर विथ पॉजिटिव साइन। अगर दोनों चार्ज तुम्हारे कैसे हैं? पॉजिटिव है। अच्छा सर अगर दोनों नेगेटिव है, अगर दोनों नेगेटिव है तो क्या हमारा आंसर प्लस में नहीं आएगा? क्या हमारा 0 से बड़ा नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। फिर से देखो 5 3 जा 15, अब माइनस माइनस प्लस। तो अगर दोनों नेगेटिव है, जैसे यहां लिखा है बोथ आर पॉजिटिव एंड बोथ आर नेगेटिव, अगर दोनों पॉजिटिव बेटा तो भी दोनों का प्रोडक्ट 0 से बड़ा आना है, अगर दोनों नेगेटिव है तो भी दोनों का प्रोडक्ट क्या आना है? 0 से बड़ा। तो जब भी ऐसी कंडीशन रहे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी ऐसी कंडीशन रहे कि तुम्हारे दोनों चार्ज पॉजिटिव दिए हैं, दोनों चार्ज नेगेटिव दिए हैं, और फोर्स जो निकलेगा वो भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो समझ जाना जो ये फोर्स का नेचर होगा, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है तो कैसा होगा? रिपल्शन। कैसा होगा? रिपल्सिव नेचर होगा फोर्स का। ये कभी कभी तुमसे पूछा जाएगा, बताओ फोर्स का नेचर क्या है, तो तुम लोग समझ जाना जब दोनों चार्ज पॉजिटिव रिपल्सिव, दोनों चार्ज नेगेटिव रिपल्सिव, कहोगे सर इसमें कौन सी नई बात है? पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल ईच अदर। तो दोनों पॉजिटिव तो भी रिपल्सिव, दोनों नेगेटिव तो भी रिपल्सिव। बोलो कोई दिक्कत? और ये कंडीशन जान लो कि Q1 और Q2 की वैल्यू हमेशा किससे बड़ी आनी चाहिए? 0 से। फिर इफ वन चार्ज इज पॉजिटिव, इफ वन चार्ज इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव, अगर एक चार्ज पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो तुम लोग जब Q1 और Q2 करोगे तो आंसर माइनस में आएगा। माइनस मतलब लेस देन 0। माइनस का मतलब क्या है? लेस देन 0। भाई इंटीजर पढ़ा है कि अगर कोई चीज माइनस में आती है तो 0 से छोटी होगी, तो यहां पर भी है लेस देन 0। मीन्स यहां पर अगर नेचर तुमसे कोई पूछे तो अट्रैक्टिव होगा। अरे क्यों होगा सर? क्योंकि दोनों चार्जेस अनलाइक हैं। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। अब देखो साइन क्यों लेते हैं भाई? साइन लेते हैं फोर्स की डायरेक्शन बता सको, साइन लेते हैं फोर्स का नेचर बता सको। वो तो मैं तुम लोग को लर्न करा दिया कि अगर दोनों बेटा पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव तो रिपल्सिव, अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो अट्रैक्टिव। अब कंडीशन याद कर लेना कि Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 रहेगा, मतलब F पॉजिटिव में रहेगा तो रिपल्सिव। Q1 Q2 लेस देन 0 रहेगा, मतलब जो फोर्स निकालोगे नेगेटिव रहेगा तो अट्रैक्टिव। बोलो। तो अब तुम लोग जान लो कि बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी फोर्स से तुम्हें न्यूमेरिकल मिले तो साइन ना लेना, केवल चार्ज की वैल्यू रखना, साइन की जरूरत नहीं है। बोलो कोई दिक्कत? चले आगे। चलो नोट कर लो फटाफट। चले वीडियो को पॉज करो और नोट कर लो। इरेज कर लो। अब चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। हाँ फिर से यार कि न्यूमेरिकल करने से पहले कुछ यूनिट्स पे तुम्हारे अच्छे कमांड होने चाहिए। अगर अच्छे कमांड नहीं है, तुम्हें नहीं पता माइक्रो कूलाम क्या होता है, तुम्हें नहीं पता मिली कूलाम क्या होता है, तुम्हें नहीं पता पिको कूलाम क्या होता है, तो फिर कहां से न्यूमेरिकल होगा? पिको कूलाम, माइक्रो कूलाम, नैनो कूलाम, ये सारी चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। तो चलो पहले मैं तुम लोग को कुछ बता देता हूं। अगर कहीं 1 मिली कूलाम लिखा है
तो नो डाउट यार तुम मिली कूलाम लेके तो न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व कर पाओगे, तुम्हें उसको कूलाम में चेंज करना पड़ेगा। तो एक मिली कूलाम को जब आप कूलाम में चेंज करोगे तो 10 टू दी पावर -3 से मल्टीप्लाई करना। किससे मल्टीप्लाई करोगे? 10 टू दी पावर -3 से। अगर 1 माइक्रो कूलाम लिखा है, ऐसा लिखा रहेगा माइक्रो कूलाम, ठीक है, तो अगर 1 माइक्रो कूलाम लिखा है तो उसको मल्टीप्लाई करना है 10 टू दी पावर -6 से। अगर 1 नैनो कूलाम लिखा है तो उसको मल्टीप्लाई करना है 10 टू दी पावर -9 से। अगर 1 पिको कूलाम लिखा है तो उसको मल्टीप्लाई करना है 10 टू दी पावर -12 से। तो ये कुछ यूनिट्स हैं, सबसे ज्यादा यही मिलने वाली है तुम लोग को, माइक्रो कूलाम और मिली कूलाम। नैनो कूलाम और पिको कूलाम बहुत रेयर क्वेश्चंस में दिया जाएगा, ये सबसे ज्यादा है। अगर जो भी आपको यूनिट दिखे तो इन वैल्यूज से मल्टीप्लाई करना है, उस जो भी वैल्यू दी रहेगी। चले, यूनिट पे कमांड हो गया सर, अब न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। चलो, नोट कर लिया? चले, चलो न्यूमेरिकल करेंगे अब। न्यूमेरिकल क्वेश्चन 1, फाइंड द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। कौन कौन से चार्ज है? 4 माइक्रो कूलाम एंड 8 माइक्रो कूलाम। फाइंड द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस 4 माइक्रो कूलाम एंड 8 माइक्रो कूलाम व्हेन separated by distance 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस से जब दोनों हमारे चार्ज सेपरेटेड है तो तुम लोग को फाइंड करना है फोर्स। बहुत इजी है। पहले देख लो क्या क्या है तुम लोग के पास। Q1 है तुम्हारे पास 4 माइक्रो कूलाम, अभी बताया हूं माइक्रो का मतलब 10 टू दी पावर -6, 4 लगा ही रहेगा। Q2 क्या दिया है तुम लोग को? 8 माइक्रो कूलाम, फिर से 8 इंटू 10 टू दी पावर -6। आर तुम्हें कितना दिया है? 40 सेंटीमीटर। अब इसको भी तुम्हें मीटर में कन्वर्ट करना है तो तुम लोग अपॉन 100 कर लेना, 40 अपॉन 100 मीटर। 0 से 0 कट गया, ये आ गया 4/10 मीटर। अब तुम्हें फोर्स निकालना है, तो मैं बताया फॉर्मूला K/Q1 Q2 अपॉन R²। K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 और पहले चार्ज की वैल्यू है 4 इंटू 10 टू दी पावर -6, दूसरे चार्ज की वैल्यू है 8 इंटू 10 टू दी पावर -6 और डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर 4/10 का स्क्वायर। यहां से देखो अगर हम लोग सॉल्व करें तो 9 पावर है, 6 -12 पावर है, तो यहां से हो जाएगा 9 इंटू 4 इंटू 8 इंटू -12 और 9 हो गया -3 डिवाइडेड बाई नीचे आ गया 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 100, 10 का स्क्वायर 100। अब यहां से देखो कट करते हैं, 8 2 जा 16 और 2 2 जा 4, तो 9 2 जा 18 आ गया और ऊपर ये गया 100 तो 2 पावर और कैंसिल हो गया, -1 बचा, तो 18 इंटू 10 टू दी पावर -1 न्यूटन। इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1.8 न्यूटन आंसर। न्यूटन क्यों लगा सर? क्योंकि फोर्स है। तुम लोग जानते हो ना, फोर्स कोई भी हो, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर मैग्नेटिक या फिर किसी भी तरह का फोर्स हो, अगर यूनिट है, अगर फोर्स है तो न्यूटन है, फोर्स है तो न्यूटन है। बोलो कोई दिक्कत? चले नोट कर लो, नोट कर लो और आगे चलो। हो गया? चले चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। तुम्हारे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह है, उसको तुम लोग अपने से ट्राई करना। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। इस बार -10 माइक्रो कूलाम दे दिया है, अब 4 की जगह पर 6 माइक्रो कूलाम दे दिया है, और डिस्टेंस दे दिया है 20 सेंटीमीटर। चलो जल्दी से वीडियो पॉज करो और कमेंट करो आंसर। जो भी आंसर आ रहा है कमेंट करिए भाई कमेंट बॉक्स में। वीडियो को पॉज करो, कमेंट करो, ठीक है?
चलो हो गया होगा, करूं मैं अब? चलो वीडियो पॉज किया, सॉल्व किया, कमेंट किया, अब करूं मैं? चलो फिर से फोर्स निकालना है। पहले चार्ज देख लो तो क्या दिया है, 6 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम का मतलब 6 × 10⁻⁻⁶ कूलम। Q2 क्या दिया है तुम लोग को, -10 माइक्रोकूलम। तो ये हो गया 10 - 10 × 10⁻⁻⁶ कूलम। R तुम लोग को दिया है 20 सेंटीमीटर। इसको मीटर में करोगे तो 20/100 मीटर। बाई 100 जान रहे हो ना क्यों हो रहा है, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो यहां से हो गया 2/10 मीटर। अब फोर्स निकालते हैं। फोर्स इज इक्वल टू के हो गया 9 × 10⁻⁹। पहला चार्ज 6 × 10⁻⁻⁶। दूसरा चार्ज, इस बार माइनस नहीं लूंगा मैं क्योंकि मुझे साइन से मतलब नहीं है। ये दोनों चार्ज हो गए के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आर कितना है, 2/10 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे 9 × 6 × 10, 9 × 6 × 10 और पावर में -6 -6 -12 और +9 कितना हो गया, -3 बचा। डिवाइडेड बाई नीचे 2 2 ज़ा 4 अपॉन 100। फिर से 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, कैंसिल हो गया। 100 फिर से ऊपर गया, फिर से दो पावर कैंसिल, -1 बचेगी बस। देखो -3 है, दो ऊपर जाएगा तो -1 बचेगा। और 15 हो गया, 15 9 जा 135, तो 135 × 10⁻⁻⁻1। और ये किसमें होगा, न्यूटन में। इसको भी ऐसे लिख सकते हैं 13.5 न्यूटन। ये फोर्स आ गया तुम्हारा। बोलो कोई दिक्कत? प्लस में हो दोनों, माइनस में उससे मतलब नहीं। हाँ तुमसे नेचर कोई पूछे, नेचर ऑफ फोर्स, तो यहां पर फोर्स का नेचर कैसा रहेगा, एक प्लस में है दूसरा माइनस में है, तो कैसा नेचर होगा, अट्रैक्टिव। और इससे पहले वाले में दोनों पॉजिटिव थे तो कैसा था, रिपल्सिव नेचर। तो इसमें जो फोर्स है तुम्हारा वो बेटा अट्रैक्टिव है, और इससे पहले वाले में जो फोर्स था वो कैसा था, रिपल्सिव। बोलो कोई दिक्कत? चले चले चलो। तो इस तरह से कूलाम्स लॉ के छोटे छोटे से चुटपुट से न्यूमेरिकल मिलेंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, एनसीईआरटी का ही है। इसमें कह रहा है द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस थ्री माइक्रोकूलम and 4 microcoulomb is 10 Newton. Find the distance between two charges. इस बार देखो तुम लोग को फोर्स दे दिया है, चार्ज दे दिया है और डिस्टेंस कह रहा है निकालने के लिए। तो फॉर्मूला तुम लोग जानते हो, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब यही आर निकालना है बेटा तुम लोग को। फोर्स है तुम्हारे पास कितना है, 10 न्यूटन। के कितना होता है, 9 × 10⁻⁹। पहला चार्ज 3 माइक्रोकूलम मींस 3 × 10⁻⁻⁶। दूसरा चार्ज 4 माइक्रोकूलम 4 × 10⁻⁻⁶ और डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तुम्हें पता है आर स्क्वायर निकालना है तो इसको इधर भेजना है और 10 को इधर लाना है। तो क्या करोगे, आर स्क्वायर इधर आया और यहां हुआ 9, यहां पर -3 हो जाएगा तीनों पावर से, तो 9 × 3 × 4 और यहां -6 -6 -12 और +9 -3, तो -3 डिवाइडेड बाई 10। अब यहां से क्या करेंगे, एक 10 ऊपर जाएगा, इस 10 को इधर लाया ना मैं, एक 10 ऊपर जाएगा तो एक पावर कम हो जाएगा, सॉरी बढ़ जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा
36 इंटू 3 और इंटू 10⁻⁻⁴। अब 36 इंटू 3 कितना हो जाता है? ये हो जाएगा तुम्हारा 108। देखो 6 3 जा 18 और उसके बाद 3 3 जा 9 1 10। 108 इंटू 10⁻⁻⁴ ये आर स्क्वायर है। अब आर स्क्वायर से आर निकालना है सर, तो क्या करोगे? आर इज इक्वल टू √108 और इंटू ये 4 था तो इसको मैं कर दे रहा हूं 10⁻⁻²। देखो रूट में नहीं लिखा हूं, उसको मैं बाहर लिखा हूं, ठीक है। अब 108 का रूट निकालना है तो तुम्हें पता है 10 पॉइंट समथिंग आएगा, तो अपना निकाल के रूट यहां पर लिख लो। जिसको रूट ना निकालना हो तो बता देते हैं यार, डिवाइड वाले रूल से कैसे रूट निकलता है ना। भाई कुछ बच्चे हमारे ऐसे होते हैं जो बेचारे मैथ से भी वीक होते हैं, तो उनके लिए रूट बता देते हैं कैसे निकलता है। लिखना 108 और फिर पॉइंट लगा के अपने आप 0 बढ़ा लेना, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, यहां पर ऐसे पेयर्स बनाने हैं इसको। अब फिर देखो 1 1 जा 1 आया। अब यहां पर 08, यहां पर कुछ नहीं बचा, ये 08 पूरा उतरा, यहां पर 2। तुम्हें पता है कि जब ये हमारा यहां पर 2 रखेंगे, कम से कम कोई भी नंबर लिखेंगे तो वो छोटा ही हो जाना है, तो हम लोग यहां पर लिखेंगे 0। तो 0 से मल्टीप्लाई किए 0 आया, यहां 2 आया, यहां पर 0 आएगा, 8 आएगा, उसके बाद 2 0, यहां पर 0 बढ़ा, यहां 0.2। उसके बाद 200 के पास कुछ भी लिखो जो इससे ज्यादा ना जाए, तो हम लोग कितनी बार लिख सकते हैं? 2 3 जा 2 4 जा 8, ज्यादा हो जाएगा, 2 3 जा तो 3 टाइम्स जाएगा तो 10.3 आ गया तुम्हारा। तो 10.3 इंटू 10⁻⁻² मीटर, डिस्टेंस है ना बेटा, मीटर। 10.3 इंटू 10⁻⁻² मीटर, ठीक है, हो जाएगा। तो तुम्हें देखो, तुम्हें चार्ज दे सकता है, फोर्स निकालने के लिए बोलेगा, तुम्हें फोर्स चार्ज दोनों दे देगा, डिस्टेंस निकालने के लिए बोलेंगे, ठीक है। फिर एमसीक्यू भी अभी इस पे कराते हैं, किस तरह से एमसीक्यू बनेंगे। चलो उससे पहले कुछ टॉपिक पढ़ा देते हैं यार, जैसे परमिटिविटी, नहीं तो आज केवल क्वेश्चन ही क्वेश्चन रह जाएगा, है ना। टॉपिक पढ़ा दिया जाए। परमिटिविटी, अब देखो परमिटिविटी जो तुम्हारा है, परमिटिविटी को हम लोग एप्सिलॉन से लिखते हैं। अभी तक तुम लोग देख रहे होगे एप्सिलॉन नॉट लिख रहा था मैं, एप्सिलॉन नॉट था परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मतलब जब वैक्यूम हो तब परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट होती। बट जब केवल किसी भी रैंडम मीडियम के लिए बात करें, कोई भी मीडियम हो, तो केवल परमिटिविटी। अब नाम से तो लग रहा होगा यार परमिटिविटी मतलब कि कुछ परमिशन दे, नहीं, जस्ट उल्टा है काम इसका। इसका काम यह है कि अगर मान लो कोई मीडियम है तुम्हारा बकेट, यहां पर मान लो कोई मीडियम तुम भर दिए और उसमें तुम दो चार्ज को रख दो, ये है चार्ज Q1 और ये है चार्ज Q2, तो ये चार्ज आपस में इंटरेक्शन करेंगे। इंटरेक्शन का मतलब या तो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को या तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे यार, यही है चार्ज का इंटरेक्शन। बहुत ज्यादा प्यार मोहब्बत थोड़ी है चार्ज के बीच में तो चार्ज या तो बेटा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ये देखो, या तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब ये बताओ, अगर मीडियम है तो जानते हैं मीडियम क्या करता है, ये मीडियम इनके बीच के इंटरेक्शन को रोकता है, और मीडियम की इसी प्रॉपर्टी को जो चार्ज के बीच के इंटरेक्शन को रोके उसको कहते हैं परमिटिविटी। मीन्स द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम विच ऑब्स्ट्रक्ट द इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्ज प्रेजेंट इनसाइड इट। किसी मीडियम में जब हम दो चार्ज को रख दें तो उन दोनों चार्जेस के बीच का जो इंटरेक्शन है, अगर वो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है मीडियम, तो मतलब उसकी परमिटिविटी ज्यादा है, अगर वो नहीं कर पा रहा है तो उसकी परमिटिविटी कम है। मतलब मीडियम पार्टिकल अपने मीडियम पार्टिकल को वो कहता है कि जाओ और इन दोनों चार्जेस को इंटरेक्ट करने से रोको। तो जो मीडियम जितना ज्यादा इंटरेक्शन को रोकेगा उसकी परमिटिविटी उतनी ज्यादा।
और जो मीडियम जितना कम इंटरेक्शन को रोकेगा उसकी परमिटिविटी उतना कम। परमिटिविटी इंटरेक्शन को रोकता है, परमिट नहीं करता, मना करता है। प्यार का दुश्मन है बिल्कुल, प्यार का दुश्मन है बिल्कुल। इन दोनों के बीच में कोई भी प्यार मोहब्बत नहीं होने देगा, बिल्कुल दुश्मनी है। तो यही है तुम्हारी परमिटिविटी। परमिटिविटी मतलब जो इंटरेक्शन को रोके, परमिट ना करे, रोके, नाम पे ना जाना, नाम पे नहीं। इसीलिए तो देखो तुम लोग पढ़ते हो कि फोर्स का फॉर्मूला है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और इसको मैं पूरी तरह से लिखूं, मतलब के की वैल्यू रख दूं 1/4πε0, तो Q1 Q2 अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर ये होगा। अरे भाई के की वैल्यू क्या होती है 1/4πε0, मैं रख दिया, ऊपर 1 था तो कुछ नहीं हुआ, नीचे 4πε0 लग गया। अब ये बताओ अगर मैं फोर्स और परमिटिविटी के बीच का रिलेशन पूछूं तो तुम लोग को दिख रहा होगा कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परमिटिविटी। जितना ज्यादा परमिटिविटी बढ़ा दोगे उतना कम फोर्स हो जाएगा। यही तो मैं कह रहा था, प्यार के दुश्मन। मीन्स if permittivity will increase, interaction between charges will decrease, force will decrease। अगर परमिटिविटी कम है तो इंटरेक्शन ज्यादा हो, जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो लिखा जाए द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम बाय virtue of which it resists the interaction between two charges present in it। मीडियम की वो प्रॉपर्टी जो दो चार्ज के बीच के इंटरेक्शन को रेजिस्ट करे, जो उसमें प्रेजेंट है, इन इट इज कॉल्ड परमिटिविटी। उसको क्या कहते हैं? परमिटिविटी। ये है परमिटिविटी। बाकी सब कुछ तुम लोग जानते हो यार। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है एप्सिलॉन नॉट। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस सबसे कम परमिटिविटी है, इससे ज्यादा कम किसी मीडियम की नहीं होती, जान लो। इसीलिए सबसे ज्यादा फोर्स अगर कोई तुमसे पूछे तो बताना वैक्यूम में। तुमसे कोई पूछे दो चार्ज है तुम्हारे पास, उनको किस मीडियम में रखा जाए कि उनके बीच का फोर्स सबसे ज्यादा हो, सेम डिस्टेंस सेम अमाउंट ऑफ चार्ज पे, तुम कहना वैक्यूम, क्योंकि वैक्यूम की परमिटिविटी सबसे कम होती है। ठीक है, चले आगे। नोट कर लिया? वीडियो को पॉज करो, नोट करो, वीडियो को पॉज करो, नोट करो। चले, नोट्स बनाते रहना बेटा। चल, अब परमिटिविटी से एक टर्म आया बेटा, रिलेटिव परमिटिविटी। कौन सा टर्म है? रिलेटिव परमिटिविटी। आज का ये वीडियो थोड़ा सा लंबी रहेगा, ठीक है, क्योंकि काफी चीजें तुम लोग को कवर कराना है मुझे। अब रिलेटिव परमिटिविटी का समझो यार क्या है मामला। रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी को एप्सिलॉन आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। रिलेटिव परमिटिविटी का फॉर्मूला होता है कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मतलब किसी मीडियम की परमिटिविटी वैक्यूम के कंपैरिजन में कितना है, तो उसी को कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। इसको हम लोग एक नाम से और जानते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। थोड़ा स्टाइलिश बनाना कांस्टेंट के को, क्योंकि वो के नहीं है जो अभी कूलाम्स लॉ में पढ़ते हैं। इसको डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो फॉर्मूला होगा वो वही होगा जो रिलेटिव परमिटिविटी का है। रिलेटिव परमिटिविटी भी क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी वही होता है।
ठीक है। इसका एक और फॉर्मूला मैं तुम लोग को बताऊंगा रिलेटिव परमिटिविटी का, वो होता है फोर्स ऑफ वैक्यूम टू द फोर्स ऑफ मीडियम। मतलब किसी भी चार्ज को वैक्यूम में रखो तो जो फोर्स होगा वो होगा एफ नॉट, किसी भी चार्ज को मीडियम में रखो तो जो उसमें जो फोर्स होगा वो होगा एफ एम। इनके बीच का जो रेशियो है वो भी क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी, या फिर हम उस लोग को कह सकते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। थोड़ा सा स्टाइल से बनाना केक को, ठीक है। अब ये आया कैसे, एक छोटी सी झलक देख लो यार तुम। मान लो दो चार्ज लिए Q1 और Q2 जिसके बीच का डिस्टेंस आर है, और उसको वैक्यूम में रखे तो तुम लोग जानते हो इसका फॉर्मूला हो जाएगा K, ठीक है। K नहीं लिखते हैं, पूरा डिटेल वाला लिखते हैं, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। देखो यहां वैक्यूम, यहां भी वैक्यूम, बाकी चार्ज वगैरह सब फिट है। अब मीडियम के लिए देखो, अब ये बताओ वही चार्ज को तुम मीडियम में उठा के ले जाओगे तो क्या चार्ज बदलेगा? तुम एक चार्ज को लो हवा में रखो फिर पानी में डाल दो तो क्या चार्ज बदलेगा? नहीं, तो चार्ज वही रहेगा। बात करें 4 की तो वो नहीं बदलेगा, पाई नहीं बदलेगा, हाँ परमिटिविटी बदल जाएगी क्योंकि हर मीडियम की अपनी परमिटिविटी होती है। आर स्क्वायर, ये डिस्टेंस हम बदलने नहीं देंगे। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करा दूं, इसको इससे डिवाइड कर दें, तो Q1 से Q1 कैंसिल, Q2 से Q2 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल। अब तुम्हें क्या मिला, फोर्स ऑफ वैक्यूम अपॉन फोर्स ऑफ मीडियम, इंटीरियर इंटीरियर से मल्टीप्लाई, एक्सटीरियर एक्सटीरियर से। तो देखो एप्सिलॉन एम ऊपर चला गया और एप्सिलॉन नॉट नीचे आ गया, तो देखो क्या ये पहचाना हुआ लग रहा है, एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये किसके बराबर है, एफ ओ अपॉन एफ एम के। अगर ये रिलेटिव के बराबर है तो ये भी तो होगा। तो दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं बेटा, एक ये और एक ये, दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फोर्स ऑफ ऑन वैक्यूम, फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम। दूसरा परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये दोनों फॉर्मूले नोट कर लो, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की कहानी है। चले, नोट कर लिया, नोट कर लिया। एक टॉपिक और, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, उसके बाद फिर थोड़े से एमसीक्यू क्वेश्चन कराएंगे और फिर आज की क्लास एंड कर देंगे। चलो देखो यार, सस्ता जुगाड़ यही होता है यार, ठीक है। चल चले चले चल। अब तुम लोग जानते हो यार कि हम लोग कूलम्ब्स लॉ में पढ़ते हैं फॉर्मूला फोर्स का। अब तुम लोग ये भी जानते हो कि फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो क्या अभी जो फॉर्मूला पढ़े हो उसमें कहीं डायरेक्शन है? नहीं। अभी जो फॉर्मूला पढ़े हो F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, वो तो बेटा स्केलर फॉर्म है। वो क्या है, स्केलर फॉर्म। तुम्हें चाहिए वेक्टर फॉर्म, कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म चाहिए तुम्हें। अब वेक्टर फॉर्म कैसे निकालोगे, यही तो टॉपिक है, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ मतलब कूलम्ब्स लॉ वही रहेगा, इस बार डायरेक्शन भी बताना है, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन बताना, ठीक है। चले, तो मान लो तुम्हारे पास कोई चार्ज है Q1 और कोई दूसरा चार्ज है Q2, दो चार्ज है तुम्हारे पास। अब ये भी चार्ज तुम्हारा पॉजिटिव है बेटा और ये भी चार्ज है तुम्हारा पॉजिटिव। इन दोनों चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस मैं बोल रहा हूं ध्यान देना, अभी डायरेक्शन की मैं नहीं बात की है, मैं बात करूं दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है वो आर है, डायरेक्शन नहीं, डायरेक्शन नहीं। अब ये बताओ अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो बताओ इनमें जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव? चलो जल्दी से बता दो, अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव? तो दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो कैसा फोर्स होगा, रिपल्सिव। एकदम सही बता,
कैसा फोर्स होगा? रिपल्सिव। अब ये बताओ, अगर दोनों चार्ज में रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, तो रिपल्सिव का मतलब समझते हो ना? मान लो ये तुम्हारे पास ये दो चार्ज है, तो ये वाला जो है, ये वाला इसको दूर भगाएगा, चलो भागो 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 यहां से, ये यहां पर, और ये वाला इसको दूर भगाएगा। रिपेल करने का मतलब यही तो है ना बेटा, कि ये दोनों चार्ज है एक दूसरे को दूर भगाएंगे, दूर चलो। तो ये जो Q2 वाला जो चार्ज है, वो Q1 को कहा चलो तुम भागो इधर, Q2 वाले ने Q1 को कहा चलो भागो इधर। तो हम लोग कहेंगे कि वन पे, किस पे? वन पे टू ने फोर्स लगाया। देखो नाम नाम समझो, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। नाम क्या है? फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। इसका मतलब वन पे फोर्स किसने लगाया? टू ने। और ये एक वेक्टर है। अब ये जो इसके ऊपर मैं एरो लगाया हूं, ये एरो का डायरेक्शन मतलब नहीं बेटा, ये एरो बता रहा है कि ये फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। बस ये ना कहना कि सर ये तो डायरेक्शन इधर है, आप एरो ऐसे लगा दी, गलत हो गया। नहीं नहीं, ये तो केवल वेक्टर का साइन है कि वो वेक्टर है, उसका अपना कुछ डायरेक्शन है। इसी तरह ये चार्ज इसको भगाएगा इस साइड, और इसको हम बोलेंगे कि फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। मतलब टू पे फोर्स लगाया किसने? वन ने। टू पे फोर्स किसने लगाया? वन ने। अब ये बताओ, अगर ये दोनों चार्जेस हैं तुम्हारे, Q1 और Q2, ये दोनों चार्जेस हैं, तो मान लो यहां पर ये कोई चार्ज हमारा वन था, इसको टू ने मारा। यहां पर कोई एक चार्ज है और उसको टू ने मारा, तो वन चार्ज क्या बोलेगा? वो वहां पर टू है, उसने मुझे मारा। तो ये बताओ, अगर वन बताएगा कि टू कितनी दूर पे है, तो अपने रिस्पेक्ट में बताएगा कि नहीं? मैं अपने रिस्पेक्ट में बताऊंगा ना कि कोई चीज मुझसे कितनी दूर है, तो इसको कहते हैं मैं अपने आप को ओरिजिन मान लिया। क्या मान लिया? ओरिजिन। तो ये Q1 बोल रहा है Q2 से कि जो ये Q2 है वो मुझसे कितनी डिस्टेंस पे है? मुझसे डिस्टेंस, इसकी जो पोजीशन वेक्टर बता रहा है, देखो पोजीशन वेक्टर, ये कह रहा है कि Q2 की जो पोजीशन है, मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू वन, पोजीशन वेक्टर ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू वन, वो इस साइड है। पोजीशन वेक्टर ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू वन, उसका डायरेक्शन किस साइड है? इस साइड है। ये इन्होंने कहा कि उस साइड जाओगे तो टू वाला चार्ज जो मुझे मारा है वन को, वो मिल जाएगा। किस साइड जाने पे? उस साइड जाने पे। तो इन्होंने बताया। इसी तरह Q2 ने बताया Q1 के बारे में। Q2 ने कहा कि इस साइड जाने पे पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा किसका? वन का विथ रिस्पेक्ट टू टू। ये कह रहे हैं वन का पोजीशन मेरे रिस्पेक्ट पे मिल जाएगा अगर इस साइड जाओगे तो। चलो अब आ जाते हैं फोर्स पे। फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू वेक्टर है। पहले फॉर्मूला बताओ, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब ये बताओ, इसका डायरेक्शन भी बताना है, इसका डायरेक्शन बताना है। तो इस फोर्स का डायरेक्शन इस साइड है, इस साइड हमारा ये पोजीशन वेक्टर है या फिर ये? कौन सा है? इस साइड कौन सा पोजीशन वेक्टर है, ये कि या फिर ये? कौन सा है? इस साइड ये वाला पोजीशन वेक्टर है। तो R12 का जो डायरेक्शन होगा वही F12 का भी होगा। अगर कोई तुमसे पूछे कि फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, ये फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू किस साइड है, तो तुम बताओगे जो R12 का डायरेक्शन है वही F12 का भी डायरेक्शन है। तो तुम बताओगे कि जो R12 का डायरेक्शन है, R12 का डायरेक्शन मतलब R12 कैप। कैप समझो, कैप। जैसे तुम्हारे पास है कोई वेक्टर ए, और इसका मैं बोलूं कि ए वेक्टर का केवल डायरेक्शन बताओ, तो तुम लिखोगे ए कैप। कोई तुम्हारे पास है वेक्टर बी, मैं पूछूं बी वेक्टर का डायरेक्शन बताओ, तो तुम कहोगे बी कैप। कैप का मतलब समझ रहे हो? कैप होता है यूनिट वेक्टर। किसी भी वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर है जिसके ऊपर कैप लग जाए, वो केवल डायरेक्शन बताता है, मैग्नीट्यूड कुछ नहीं। मैग्नीट्यूड 1 होती है इसकी, ठीक है। और इस यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला तुम लोग को 11th में पढ़ाया गया है कि ए कैप बराबर होता है ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। हाँ नो डाउट, तुम हो सकता है ऐसे पढ़े मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, तो चाहे बेटा ऐसे लिखो या फिर मॉड बिना लगाए लिखो, बस वेक्टर ना लगाओ चलेगा।
बिना मॉड लगाए ही लिख दो, वेक्टर ना लगाना बस चलेगा। तो ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ये होता है, जिसका भी तुम डायरेक्शन निकाल रहे हो उसका ये होगा। तो हमारा डायरेक्शन क्या है, r12 क्या है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, r12 वेक्टर अपॉन, अब इस r12 का मैग्नीट्यूड क्या है, वो है r। भाई r12 यहां से यहां तक है, इसकी डिस्टेंस क्या है r, ये है। तो r12 का फॉर्मूला रखेंगे यार, k q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर, यहां पर r12 वेक्टर अपॉन r, तो k q1 q2 आर स्क्वायर और r क्या हो गया, r क्यूब, और यहां हो गया r12 वेक्टर। ये है तुम्हारा फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। और इसी को हम लोग कहते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ। क्या कहते हैं, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ। ये समझ में आई सारी चीजें क्या है। ये देखो, अगर एक बार नाम लिखना सीख लिया तो वेक्टर फॉर्म कुछ नहीं, हलवा है। फिर नाम लिखना क्या है कि अगर तुम इसका पोजीशन बताना चाह रहे हो टू का, तो तुम लोग लिखोगे पोजीशन ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू वन, डायरेक्शन इधर, इधर ही जाने पे तो मिलेगा। अगर तुम इसका पोजीशन लिखना चाहते हो तो पोजीशन वेक्टर ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टू, इधर आने पे मिले, बोलो कोई दिक्कत। और फिर यूनिट वेक्टर, किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला ये होता है, और इसी को मैंने यहां सब्स्टिट्यूट किया। अब सिमिलरली हम लोग दूसरे वाले फोर्स का भी फॉर्मूला लिख सकते हैं, सिमिलरली करके। सिमिलरली करोगे तो F21 वेक्टर क्या हो जाएगा बेटा, K Q1 Q2 अपॉन R क्यूब R21 वेक्टर, ये है तुम्हारा दूसरा फोर्स। ठीक है, ये तुम्हारे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ है, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ। कोई दिक्कत, नोट कर लो इसको, और एमसीक्यू क्वेश्चन एक दो करा देते हैं और सेशन आज एंड करते हैं। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखो, अगर तुम लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो एक कमेंट कर दिया करो यार, सर अच्छा लगा, समझ में आ रहा है। और जब तुम लोग कमेंट करते हो ना, तो मेरे वीडियो बनाने की स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। ठीक है, और यार फाइनली इतनी मेहनत कर रहे हैं, गर्मी में पसीना निकल रहा है यार, इतनी सी लाइट के सामने खड़े होना, तो कुछ मदद कर दिया करो यार चैनल के लिए भी। चलो, हाँ सबसे बड़ी मदद यार मेरे लिए ये है कि तुम लोग अच्छे मार्क्स ला दो। अगर अच्छे मार्क्स ला दोगे तो सबसे बड़ी मदद है। फिर तुम यार मेरे चैनल के लिए कुछ करो चाहे ना करो, एक लाइक भी ना करना, एक सब्सक्राइब भी ना करना, कुछ नहीं चाहिए, केवल अच्छे मार्क्स चाहिए बस तुम लोग से। अच्छे मार्क्स लाओ। देखो, टीचर्स के लिए उससे बड़ा कुछ होता ही नहीं है, उनके बच्चे अच्छे मार्क्स लाए तो समझो अपना अधूरा ख्वाब पूरा हो गया। अगर हम कहीं नहीं पहुंच पाते, देखो जो अच्छा टीचर होता है, अब मैं ये सारे टीचर्स के लिए नहीं बोल रहा हूं, कुछ टीचर बहुत सक्सेसफुल होते हैं लाइफ में, कुछ टीचर हर कुछ अचीव करके तुम्हारे लिए टीचिंग के लिए आते हैं। बट तुम्हें मैं एक प्रोबेबिलिटी बता रहा हूं, क्योंकि यूट्यूब पे मैं बोल रहा हूं ये, तुम देखोगे कि जो बेस्ट टीचर्स होते हैं अधिकतर, वो तुम्हें एक अच्छे फेलियर के फॉर्म में मिलेंगे। क्यों, वो खुद अचीव नहीं कर पाए वो सारी चीजें, क्योंकि वो जानते हैं उन्होंने कहाँ कमी की, और फिर जानते हो वो खुद तो वो चीजें नहीं कर पाए, हाँ बट वो बच्चों को, अपने ही बच्चों को, पता नहीं कितने सारे बच्चों को वो उस जगह पर पहुंचा देते हैं जहां वो नहीं पहुंच पाए। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे तुम्हारे लाइफ में, सबके लाइफ में ऐसे टीचर्स होंगे जो उनको बहुत अच्छे लगते होंगे, बट शायद वो कहीं ना पहुंच पाए। तो देखो, जो टीचर पूरी पैशन से पढ़ाते हैं, उनको बस एक चीज चाहिए, उनके बच्चों की सक्सेस, बस। ठीक है, तो चलो चलते हैं आगे एमसीक्यू क्वेश्चन की तरफ। होप सबको क्लियर हो रहा होगा। अगर कोई टॉपिक तुम्हें नहीं क्लियर होती, सर ये नहीं समझ में आया वीडियो में, तो कोई बात नहीं, तुम जानते हो मैं कभी नहीं थकता, तुम कमेंट करना, मैं उस वीडियो को दोबारा बनाऊंगा।
ठीक है, और इस बार फिर नए तरीके से बनाऊंगा जिससे मुझे लगे कि अब तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक, वैसे उम्मीद करूंगा मैं कि मैं जितनी कोशिश करूंगा तुम लोग को समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं आता, कोई टेंशन नहीं है यार। मैं क्या कहा हूं, पहले ही कहा हूं कि बस मेहनत करो, कामयाबी अपने आप मिलेगी। चलो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं यार। देखो फर्स्ट क्वेश्चन इनका बहुत ही सिंपल है। इन्होंने कहा कि दो चार्जेस हैं, यहां पर कुछ ऑप्शन में तुम लोग को दो चार्जेस दिए हुए हैं, ठीक है। तो टू चार्ज स्फीयर, टू चार्ज्ड स्फीयर सेपरेटेड बाय 2 मिलीमीटर। दो चार्ज स्फीयर है, वो 2 मिलीमीटर से सेपरेटेड है। इन विच केस फोर्स विल बी ग्रेटेस्ट अट्रैक्टिव फोर्स। ग्रेटेस्ट अट्रैक्टिव फोर्स। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया यार तुम लोग को, चलो पहला ऑप्शन दिया +2 कूलम एंड +2 कूलम। दूसरा ऑप्शन दिया है -2 कूलम एंड -2 कूलम। तीसरा ऑप्शन दिया है -1 कूलम एंड +2 कूलम। चौथा ऑप्शन दिया है -1 कूलम एंड +1 कूलम। इन चारों ऑप्शन में तुम्हें बताना है कि किस कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम अट्रैक्टिव फोर्स होगा, ठीक है। तो चलो वीडियो को पॉज करो, कमेंट करो जल्दी से आंसर। वीडियो को पॉज करिए, कमेंट करिए, ठीक। चलो तो अट्रैक्टिव फोर्स बोला है। पहली बात, अट्रैक्टिव फोर्स के लिए दोनों चार्जेस की साइन अलग होनी चाहिए, एक प्लस दूसरा माइनस। दोनों प्लस नहीं हो सकता, दोनों माइनस नहीं हो सकता, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस चलेगा। ग्रेटेस्ट चाहिए, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, ग्रेटेस्ट यही हुआ, ये तुम्हारा आंसर। चार्ज अलग है, अट्रैक्टिव फोर्स है, मल्टीप्लाई करने पे आंसर बड़ा आ रहा है, ग्रेटेस्ट है, ठीक है। ठीक, वीडियो काफी लंबी हो रही है यार, इसलिए यही पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जब मैं आऊंगा सबसे पहले एमसीक्यू क्वेश्चंस कराएंगे, उसके बाद फिर, ठीक है। चलो।